नमस्ते डियर स्टूडेंट, मैं तेजपाल नायक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस थी उनमें अपन ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी और 5 ईयर प्लानिंग के बारे में डिस्कस की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलफेयर लॉ अबाउट वुमेन एंड चाइल्ड, है ना। भारत के अंदर वुमेन को लेके और चाइल्ड को लेके अब तक वो कौन कौन से लॉ बने हैं जो उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, है कि नहीं, उनको एम्पावरमेंट देते हैं, वुमेन को एम्पावरमेंट देते हैं और चाइल्ड को सिक्योरिटी देते हैं। वो कौन कौन से लॉज बने हैं आज़ादी से लेके अब तक। भारत के अंदर आज़ादी से लेके अब तक कई ऐसे लॉ बने हैं, वो चाहे दहेज प्रथा को लेके हो, है ना, चाइल्ड मैरिज को लेके हो, और बहुत जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है। ये कई सारे लॉज बने हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड को सिक्योरिटी देते हैं। तो उन्हीं सब को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जो सबसे पहला रहेगा अपना एक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन, एक्ट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यानी कि अब तक बच्चों से रिलेटेड वो कौन कौन से एक्ट है वो अब तक बने। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे अपन चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जैसा कि नाम से जाहिर है, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जो शादियां कम उम्र में जो शादियां कर दी जाती है उनको रोकने के लिए भारत के अंदर जो कानून बना हुआ है अभी वो कौन सा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये क्या काम करता है, जो कम उम्र में जो जिनके माता पिता, जैसे कि आजकल जो पढ़े लिखे तो नहीं करते लेकिन जो गांव में है, आज भी राजस्थान के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड है, जहां पर गांव के अंदर कम उम्र में ही उनकी शादियां करा दी जाती है। 18-21 साल से पहले लड़के लड़कियों की, है कि नहीं। जैसे अब जो मेरी जो एज कितनी है, मतलब कि कानून 18-21 जो भी है ना, तो उनसे भी कम उम्र में 10 से 14 साल 15 साल उन लड़के लड़कियों की शादियां करवा दी जाती है। तो उनको रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा लॉ बना रखा है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये कब, मतलब अमेंडमेंट यानी कि सुधार हो गया, ये अभी कौन सा है, 1976। और इसमें जैसे भी अपन ने बात कर ही ली कि ये किसको रोकता है, ये जो बच्चों की जो कम उम्र में जो शादियां कर दी जाती है उनको रोकने का काम करता है कि नहीं। दूसरा है चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन, चिल्ड्रन प्रोहिबिशन एक्ट 1943। दूसरा लॉ ये है चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1943। थोड़ी सी इस पर एक बार और बात कर लेते हैं कि ये क्यों, मतलब कि ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है वो क्यों बनाया गया। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों की शादी कर दोगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी सही ढंग से ना तो एजुकेशन ले पाएंगे, वो अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं पाएंगे। वो कैसे, मतलब कि उनकी कम उम्र में शादी कर दी, उनके कम उम्र में कल को मान लीजिए बच्चे हो जाएंगे तो वो एक उनका मतलब कि मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी उनकी, वो बस एक बर्डन में ही जीते जाएंगे। जैसे उनकी लाइफ चल रही है कल को उनके बच्चों की भी वैसी लाइफ चलेगी, है ना। वो भी आगे जाके वो क्या करेंगे, उनकी जब 14-15 साल एज में शादी कर देगी तो वो भी अपने बच्चों की, ये ट्रेंड आगे से आगे चलता रहेगा। और ये एक बहुत ही मतलब कि दुखद बात है हर एक देश के लिए कि चाइल्ड मैरिज वहाँ पे हो रही है। तो दूसरा अपन बात करते हैं चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। नाम से ही जाहिर है किसमें लेबर को रोकता है। लेबर कौन, बच्चों के लिए, जो जितने भी मतलब 18 या 14 साल से 15 साल के बच्चों को जो मतलब कि माता पिता उनको काम बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ पे क्या है, उनको कंपनियों के अंदर तो आज अब क्या है ना कि बच्चों को नहीं लेते वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लॉ है, अगर आप
उन बच्चों को वहाँ पे काम पे रखोगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी पे, कहीं मान लीजिए शॉप पे, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो उस दुकानदार पे या उस कंपनी के मालिक पे कार्रवाई की जा सकती है अगर आपने वहाँ पे चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट होने के बावजूद भी, अगर मान लीजिए होने के तहत, एक ये है चिल्ड्रन से रिलेटेड। दूसरा है, नेक्स्ट है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जस्टिस एक्ट 1986। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जस्टिस एक्ट 1986 के अंदर क्या है, 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कम के जो किशोरावस्था जिनको बोलते हैं ना, किशोरावस्था के जो जितने भी जो बच्चे हैं, वो मान लीजिए कोई क्रिमिनल अगर उन पे केस बन रहा है तो उनका जो रहे वो उनको कहाँ पे भेजा है, उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, ना कि उनको किसी जेल के अंदर रखा जाएगा, है ना। और उनकी जो सुनवाई है वो वहाँ पे जो जेल, वो कोर्ट में ना होकर जो अलग जो उनके लिए कोर्ट बने होते हैं वहाँ पे होगी उनकी जो सुनवाई है ना। तो ये जो एक्ट है ये किन को प्रोटेक्ट करता है, ये जो मतलब कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, उनको ये एक्ट है प्रोटेक्शन देता है कि नहीं। उनको डायरेक्ट मतलब कि आप है ना, उनको कहाँ पे भेजोगे, बाल सुधार गृह होते हैं उनके लिए, उनको आप जेल में नहीं, अगर मान लीजिए वो कल्पित हो भी जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं ना, अगर वो अक्यूज्ड पाए जाते हैं तो उनको कहाँ पे भेजा जाता है, बाल सुधार गृह में, ना कि उनको किसी जेल के अंदर रखा जाएगा। जेल के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको बाल सुधार गृह के अंदर रखा जाएगा। 18 साल तक के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं जो किसी आपराधिक षड्यंत्र में पाए जाते हैं, तो ये उनके लिए है। नेक्स्ट है ऑर्फेनेज और प्रोटेक्टिव हाउस या सुपरविजन एंड कंट्रोल एक्ट 1960। ये एक्ट किन के लिए काम करेगा, ये जो मतलब कि जो अनाथ जो बच्चे होते हैं, है ना, और जो जिनको प्रोटेक्टिव जो ये मुकबधिर ये जो होते हैं ना, मुकबधिर जो मतलब कि जो सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते, उनको जो प्रोटेक्टिव हाउस होते हैं ना, वहाँ पे ये एक्ट काम करता है। उनके सुपरविजन की सारी गारंटी कौन लेगा, उनकी सुपरविजन की सारी गारंटी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, है कि नहीं है। उनका जो सुपरविजन करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। किस एक्ट के थ्रू, ऑर्फेनेज और प्रोटेक्टिव हाउस सुपरविजन एंड कंट्रोल एक्ट 1960। एक ये एक्ट हो गया। उनका पढ़ाई है, उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनका खाने वाने का जो भी है वो कौन करेगा, गवर्नमेंट देगी उनको। नेक्स्ट है चाइल्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट न्यूट्रिशनल bottle and children's food एक्ट 1992। इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में जैसे कि चाइल्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट न्यूट्रिशनल बॉटल एंड चिल्ड्रन फूड एक्ट 92 के तहत क्या होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको 6 महीने तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग माता को करवानी ही है ना। उसके लिए क्या, उसके लिए 6 महीने तक उसके लिए जो मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो सबसे बेस्ट है उसके लिए, तो है कि नहीं है। तो 6 महीने तक उसको करवाना ही माता का ये दायित्व रहेगा कि आपको 6 महीने तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देना ही है। उसके बाद में क्या होता है कि उसको जैसे कि
ऊपर का दूध देते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट और मान लीजिए कोई और देना चाहे तो उसको किसका मतलब कि 6 महीने तक तो आपको माता के देने, 6 महीने के बाद में आपको जो घर में बनाओ वो जो दाल खिचड़ी जो भी है वो देना है। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं ना, ये कंपनियां वो क्या नहीं कर सकती इसमें, ये जो ये बेचते हैं ना, ये जैसे कि आपके पहले चलता था सेरेलेक, आजकल उसका कंपनी का एड है वो टीवी पे नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? वो इसी एक्ट के कारण नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते जो मतलब कि जो ब्रेस्ट फीडिंग को उससे दूर लेके जाए, है ना। जो माता पिता वो उनसे प्रेरित होकर क्या करेंगे, कल को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन चीज़ों को ये जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको प्रमोट करेंगे तो लोगों पे असर तो पड़ेगा कि यार क्यों हम ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करें, हम जाके डायरेक्ट वो चीज़ क्यों ना खरीद लेते हैं और वो बच्चे को जो भी सेरेलैक, नेस्ले, ये जो भी नेस्ले सेरेलैक होता है ये दे दें। तो उस पर क्या होगा, बच्चे की हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो कंपनियां होती है ना जो बेबी फूड बेचती है, ये उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिनमें ये क्या होता है कि उनको आप मतलब कि टीवी पर ये उनका एड नहीं कर सकते, एंडोर्समेंट नहीं कर सकती ये। तो ये मेनली उनके लिए है जो मतलब कि जो बेबी फूड और ये जो बेबी से बच्चों से रिलेटेड जो भी जो फूड इंग्रेडिएंट ये जो बेचते हैं ना, उनको रोकने, उनका टीवी पर प्रसार के रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, चाइल्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट न्यूट्रिशनल बॉटल एंड चिल्ड्रन फूड एक्ट। इसमें आपने देखा होगा, अभी ये जो आपने एड थोड़े देखे होंगे, अभी ये टीवी के ऊपर टीवी पे एड थोड़े आते हैं, ये जो बेबी फूड बनाते हैं उनके नहीं आते, क्योंकि इस एक्ट के तहत वो नहीं कर सकते। ये तो अपन ने कुछ एक बात कर ली चिल्ड्रन से रिलेटेड एक्ट। पहला कौन सा था? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, चिल्ड्रन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जो बच्चों को लेबर के रूप में आप काम में नहीं ले सकते, है ना, 15-16 साल तक। फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जस्टिस एक्ट, जो मतलब कि जो बाल अपराधी जो होते हैं उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करता है। फिर ऑर्फनेज वाले आगे जो अनाथ और जो मतलब कि मुकबदीर ये हो गए, जो घर होते हैं उनके लिए। लास्ट है चाइल्ड मिल्क सब्स्टिट्यूट न्यूट्रिशन बॉटल एंड चिल्ड्रन फूड एक्ट 1992, जो कंपनियों को प्रोहिबिट करता है कि आप एंडोर्स नहीं कर सकते किसी को। ये तो अपन ने बात कर ली एक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन। अब बात करते हैं लॉ रिलेटेड टू वुमन। वो कौन कौन से लॉ है जो वुमन को सिक्योरिटी या उनको एम्पावरमेंट देते हैं? तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे लॉ रिलेटेड टू वुमन। सबसे पहला है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये एक्ट है वो मेनली किसके लिए बना गया? ये एक्ट सीधा नाम से पता है हिंदू है, तो किसके लिए बना गया? जो हिंदू जो ब्राइड ग्रूम ये जो होते हैं ना उनके लिए है ये एक्ट। तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें वो यही प्रावधान है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू जो कपल होते हैं ना उनको मतलब कि अगर मान लीजिए वो शादी करेंगे तो उनके लिए क्या नॉर्म्स होंगे, है ना, उनके लिए कौन से वो टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उनको वैलिडेशन क्या रहेगा, शादी का वैलिडेशन कैसा रहेगा। अगर मान लीजिए वो कल को कोई उनमें डिस्प्यूट होता है तो वो ये डिवोर्स कैसे लेंगे, तो वो जो सारी चीज़ें आएंगी वो किसके अंदर आएगी? आपके हिंदू मैरिज एक्ट। वुमन के लिए है कि नहीं? क्योंकि अगर शादी करेंगे तो एक तो औरत चाहिए, एक मर्द चाहिए, तो उसकी ये वुमन को सेफ्टी देता है कि अगर मान लीजिए कल को उसका पति उसने पहले से शादी कर रखी है, एक और शादी कर ले, बाईगेमी कर ले, है कि नहीं, एक और शादी कर लेगी, तो वो कौन से एक्ट के तहत, है ना, उस पर केस कर सकती है कि भाई तूने तो दूसरी शादी कर ली लेकिन हमारा खर्चा कौन चलाएगा? तूने तो कर ली। तो उनको सिक्योरिटी देता है कि नहीं देता? तो ये कौन देता है? आपके हिंदू मैरिज एक्ट ही देता है। कल को मान लीजिए अगर कोई कहती है आई वांट डिवोर्स, लेकिन तू तो डिवोर्स ले लेगा लेकिन मेरा खर्चा कौन चलाएगा? उस औरत का खर्चा कौन चलाएगा? उस औरत का खर्चा चलाने के मतलब कि जो
उसको जो सिक्योरिटी देता है वो कौन सा एक्ट देता है? आपके हिंदू मैरिज एक्ट। कर लीजिए आप, बोले डिवोर्स लेना तो लेकिन दे लीजिए, लेकिन उसको आपको कुछ मतलब कि वेजेस देने पड़ेंगे उसको, तो आपको मंथली है, ईयरली है, जो भी आपको जो उसका जो खर्चा है आपको उसको चलाना पड़ेगा। वो किस एक्ट के तहत मिलती है आपको? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा है इक्वल वेजेस एक्ट 1976। वेजेस यानी कि जो काम करते हैं वहाँ पे भत्ता, या उसको इनकम भी, वो वेजेस को इनकम भी कह लीजिए आप, है ना, कि जहाँ पे काम कर रहे हो। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मैडम और पढ़ा रही है, तो मैं भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रहा हूँ, वो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा है, तो क्या हमारे वेजेस अलग अलग रहेंगे? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो औरत है इसलिए उसका कम कर दोगे? ये वुमेन डिस्क्रिमिनेशन तो आज मतलब है ही है कि नहीं भारत के अंदर। भेदभाव तो उनसे मतलब कि उनको ऐसा ये माना जाता है, कईयों की विचारधारा है ये। वैसे तो अब तो इतनी नहीं है, लेकिन कई पुराने ख्यालातों के ज़माने के, तो क्या मतलब पाषाण काल से तो है नहीं अभी यहाँ पे, है ना। जो पुराने जिनके आज भी ख्यालात है, वो मानते हैं कि नहीं ये जो औरतें हैं वो हमसे जो आदमियों की बराबरी नहीं कर सकती। तो उन्हीं को रोकने के लिए जो इक्वल वेजेस एक्ट है, तो एक संस्था के अंदर काम करने वाले सेम पद पे काम करेंगे, मतलब कि जो एक समान पद पे अगर काम करेंगे, वो चाहे आदमी हो या औरत हो, उनका वेजेज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि लड़की है तो आप उनको 15,000 की जगह 12,000 या 10,000 उनको पर मंथ दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए तो सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम वेजेस मिलने चाहिए। तो ये एक्ट क्या कहता है कि भाई किसी कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए 50 आदमी और 50 औरतें सेम काम कर रहे हैं, तो उन 50 औरतों का भी वही वेजेस रहेगा जो उनका आदमियों का है ना, क्योंकि वो इक्वल काम कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि वो अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। उस काम तो जब सेम ही करें तो उनका वेजेस भी सेम होना चाहिए, इक्वल वेजेस होना चाहिए। उनका भत्ता है, वेजेस भी ना, वैसे तो भत्ता कहते हैं इसको। तो इक्वल वेजेस एक्ट 1976 ये है एक एक्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहा है ना, जो औरतों को समान भत्ते दिलवा रहा है। एक एक्ट ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या है? नाम से जाहिर है भाई, सीधी सी बात है, जो दहेज प्रथा को उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिससे कि लोग ये जो डिमांड करते हैं ना दहेज प्रथा की, वो कम से कम क्या मतलब कि ख़त्म ही करते लोग, ले ही ना दहेज। ये भी है, ये तो कोई ज़्यादा टफ है नहीं, सब ने सुन रखा है। नेक्स्ट है वुमेन ऑब्सेंस वुमेन ऑब्सेंस रिप्रेजेंटेशन प्रिवेंशन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है ये आपके वुमेन ऑब्सेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट है। ये आपकी जो मतलब कि जो पहले आपकी जो सती प्रथा चलती थी, वुमेन ट्रैफिकिंग हो गई है कि नहीं, और जैसे कि वुमेन वायलेंस हो गई, उनको रोकने के लिए जो मतलब कि जो महिलाओं के प्रति जो जितने भी ये जो अपराध होते थे उनको रोकने के लिए ये एक्ट स्पेशली काम करता है। वुमेन ऑब्सेंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1986, जो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सती प्रथा हो गई है ना, वुमेन वायलेंस हो गया, वुमेन ट्रैफिकिंग मतलब जो ये औरतों को बेचने का जो काम होता है ना, जो उनको क्या कहते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग, तो उनको रोकने के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है? आपके वुमेन
ऑप्शंस रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें अगर महिलाओं से भेदभाव करा गया तो भी आपको जेल में जाना पड़ सकता है ना। वुमेन ऑप्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर उनसे भेदभाव भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करो। ये अगर आपने जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आप अक्यूज पाए गए तो आपको जेल हो सकती है, जेल में डाला जा सकता है इसमें। नेक्स्ट है नेशनल वुमेन्स कमीशन एक्ट 1992। ये भी है औरतों के अधिकारों के प्रति सजग रहता है, उनको उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार दिलाने के लिए ये एक्ट, ये कमीशन बनाया गया है। तो ये अपन ने बात करी लॉ रिलेटेड टू वुमेन्स। पहला कौन सा हो गया? हिंदू मैरिज एक्ट। दूसरा कौन सा हो गया? इक्वल वेजेज एक्ट। समान मतलब कि भत्ता मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेंडर के आधार पर आप उनकी वेजेस है वो डिसाइड करो, है कि नहीं। अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं, अगर समान काम कर रहे हैं, इक्वल काम करें तो उनको ये वेजेस भी उनके इक्वल होने चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एवरीबडी नो दैट। वुमेन ऑप्शंस रिप्रेजेंटेशन प्रिवेंशन एक्ट, है ना। और लास्ट हो गया वुमेन, ये नेशनल वुमेन्स कमीशन एक्ट 1992। तो अपन ने ये डिस्कस कर ली वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर लॉ के बारे में। अब बात करेंगे अपन कुछ एक एक्ट के बारे में। कुछ एक महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। PC and PNDT Act 1994। PC and PNDT Act 1994। आप सभी ने कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे, कहीं क्लिनिक गए होंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पर ये भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं होता। वो क्यों लिखा होता है? वो इस एक्ट के कारण ही लिखा होता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भ्रूण का लिंग निर्धारण करना एक कानूनन अपराध है। और वो किस एक्ट के तहत आता है? आपके PC and PNDT एक्ट। पूरा नाम है इसका प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, है ना। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, PC एंड PNDT का पूरा फुल फॉर्म है ये। तो ये किसकी रोकथाम करता है? ये जो अपने जो क्लिनिक में, ये अस्पतालों में जो भ्रूण का जो लिंग निर्धारण होता है उनकी रोकथाम के लिए ये एक्ट काम करता है कि नहीं। ये एक्ट कब बना था? ये बना था 1994 में, है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये अमल में कब लाया गया, ये कम इन्फोर्स कब आया था, मतलब कि फोर्स में कब लाया गया था। ये था 1 जनवरी 1996। बना तो कब दिया गया था इसको? 1994 में, लेकिन ये अमल में कब लाया, मतलब कि इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1996 को। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इस एक्ट को कंट्रोल कौन करता है? इस एक्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि वो कौन सी एजेंसी है
जो इनको रेगुलेट करेगी। नेशनल क्लिनिक्स को और या हॉस्पिटल को रेगुलेट कौन करेगी? NIMC, नेशनल इंस्पेक्शन ऑफ मॉनिटरिंग कमिटी। ये क्या करेगी? ये NIMC क्या करेगी? जो भी जहां पर भी इलीगल वे से अगर वहाँ पे भ्रूण का लिंग निर्धारण हो रहा है तो ये उन पे कार्रवाई करेगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकती है ना, चाहे वो क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, उनका कंट्रोल कौन करेगी? ये आपके NIMC। तो एक तो ये PCPNDT एक्ट, ये भी आपने देखा क्या करता है ये PCPNDT, जो भी हॉस्पिटलों के अंदर गैर कानूनी तरीके से, ऐसा नहीं मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि गैर कानूनी तरीके, जो इलीगल जो प्री कॉन्सेप्शन एंड जो ये होता है ना भ्रूण का लिंग निर्धारण, उनको रोकने के लिए ये काम करता है आपके। PCPNDT एक्ट के बारे में देख लिया। अब अपन बात करेंगे एक और एक्ट के बारे में, वो है आपके MTP एक्ट 1971। MTP एक्ट 1971। MTP 1978 मेडिकल टर्मिनेंसी एंड प्रेगनेंसी